एक आपका इंडक्टर और एक कैपेसिटर। इंडक्टर है और एक ये कैपेसिटर। ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में भी है, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में भी है। पैरेलल में भी है, सीरीज में भी है। तो जो कुछ भी होना है वो पैरेलल के साथ भी होना है और सीरीज के साथ भी होना है। इस इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी टाइम पर माइनस एल डी आई बाय डी टी। जब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है, उस टाइम इस इंडक्टर की प्लेट्स पर कुछ ना कुछ चार्ज, एक जनरल कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स क्यू बाई सी। और सस्टेन्ड करंट अगर चाहिए आपको, चाहे वो करंट क्लॉकवाइज चल रही हो, इंडक्टर ड्रॉ कर रहा हो, इंडक्टर ड्राइव कर रहा हो, या उस करंट को कैपेसिटर ड्राइव कर रहा हो, करंट सस्टेन होने के लिए सस्टेन करंट के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के इक्वल होना ही चाहिए, चाहे कोई भी करंट को ड्राइव कर रहा हो। ड्राइव करने वाला चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो। अगर कैपेसिटर को करंट ड्राइव करनी तो कम से कम इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल, या अगर इंडक्टर को ड्राइव करनी है तो इसके इक्वल आ जाए। अगर आपने इस पेन को ऊपर उठाना है कांस्टेंट स्पीड से, तो आपकी फोर्स कम से कम ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल तो चाहिए, जो ग्रेविटेशन फोर्स इस पेन पे लग रही है। तो कहीं भी दो अपोजिट फोर्स काम कर रही हैं और मोशन है, तो कम से कम दोनों फोर्सेस को इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। समझिए बात? चाहे वो सर्किट में हो या मैकेनिक्स में हो या इलेक्ट्रिकल्स में हो, कहीं भी हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी। और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इंस्टेंटली क्यू बाई सी। राइट? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, दोनों को मैं एक साइड ले लूं, इधर ले जाऊं, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल 0। अच्छा, डी आई बाई डी टी क्या चीज है? ये खुद रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, लेकिन करंट खुद क्या है? खुद करंट का अपने आप में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो देखना जरा कितनी, करंट क्या है? प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स 0। अब कुल मिलाकर क्या कंडीशन बनी? एल क्या? अच्छा, यहां डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू हो गया है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज फिर से यहां लिख देता हूं, एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल 0। राइट? अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है किसमें? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक चेंज और ला रहा हूं इसमें, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल 0। ठीक है? कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेरी करता है
एक्स पोजीशन, पोजीशन वेरी करता है टाइम के साथ में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकल कर आती थी, तो आपने इसे कंपेयर किया, अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर किया सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के साथ, तो फिर यहां से आपको क्या निकल कर आया, देखना जरा ध्यान से, कि जिस तरह से पोजीशन वेरी कर रही है टाइम के साथ में, आपका यहां चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे हेंस चार्ज क्यू वेरी विद टाइम पीरियोडिकली। और वो पीरियड यहां पर क्या आया, कहां से निकल कर आया, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन टू इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है x इक्वल्स एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या है इसका, जहां x क्या है, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ x, पोजीशन की पीक वैल्यू। तो फिर हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, बोलो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, हेंस द सॉल्यूशन टू इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ चार्ज, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा Q इक्वल्स क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां से इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट I क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब यहां से I कितना बना आपका, बोलो, सीधा लिख दें, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। फिर वही जैसे पीछे हमने किया था, I इज मैक्सिमम, I इज मैक्सिमम कब, when sin omega t equals 1, maximum, hence मैक्सिमम करंट, जिसे आप आई नॉट से डिफाइन करेंगे क्या है, क्यू नॉट ओमेगा। अब ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यार, हेयर निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इंडक्टर अपोज द चेंज इन करंट। तो फिर अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इससे क्या लगा, पता लगा, इससे पता लगा ये कि हेंस करंट इज टाइम डिपेंडेंट, मतलब इस सर्किट के अंदर किसी भी इंस्टेंट पर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो करंट का लगातार वेरिएशन होता रहेगा। किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा, इक्वेशन आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा की तरह होगा। करंट इज टाइम डिपेंडेंट, करंट वेरी विद टाइम, नहीं, करंट वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, पीरियोडिकली लिखा तो टाइम के साथ में अपने आप आ गया।
टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम अपना आप आ गया। अब कैसे टाइम को वेरिएशन करेगी, फिर से वापस अपनी इक्वेशन पर आ जाएं। तो यहां आप देखें ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां किससे मैच खा रही है ये? 1/LC। हेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर कितना बना? 1/√1/LC। तो ओमेगा कितना बन जाएगा? ओमेगा 1/√LC, और ओमेगा को लिखोगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी बनी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों है ये? क्योंकि एक बार आपने कैपेसिटर और इंडक्टर को जोड़ करके छोड़ दिया, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल ईएमएफ सर्किट में काम नहीं कर रहा। जो भी वेरिएशंस हैं वो सब इनके अपने दोनों के वेरिएशन है। ये अब फ्री ऑसिलेशन है। ये कौन से ऑसिलेशन है? करंट का या चार्ज का? ये फ्री ऑसिलेशन है, फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन। शायद आपको याद ना हो ये, और पेंडुलम, इसे आपने एक बार डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, अब ये जिस टाइम पीरियड से जिस फ्रीक्वेंसी से भी वाइब्रेट कर रहा है, ये इसके अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा है। फोर्स ऑसिलेशन कौन से होंगे? ये रे। अब लगातार इसके ऊपर पीरियडिक फोर्स लग रही है, अब ये किस किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है? जो फ्रीक्वेंसी पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। एक बार आपने इसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अब जो भी फ्रीक्वेंसी है इसकी, जिस फ्रीक्वेंसी पर भी ये ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो सेम वैसे ही आपने यहां सर्किट को एक बार कैपेसिटर को या इंडक्टर को चार्ज करके छोड़ दिया। कैपेसिटर को भी जैसे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, वैसे इंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हो आप। इसमें करंट भेज दो, इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, स्टोर कर लेगा अपने अंदर कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद कनेक्ट कर दीजिए। तो अब जब आपने इन्हें कनेक्ट करके छोड़ दिया, तो ये फ्री ऑसिलेशन कर रहे हैं दोनों। इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि इन्हें कितनी फ्रीक्वेंसी से और कितने टाइम पीरियड में इन्हें ऑसिलेट करना है। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आई है? वो फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है F इक्वल्स 1/2 पाई अंडर रूट LC। दैट्स वाई दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, जिसे हमने बार बार वर्ड यूज किया था कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो तो रेजोनेंस बन जाएगा। एनर्जी का और एनर्जी का और करंट का वेरिएशन हो रहा है। चार्ज, तीन चीजें वेरी कर रही हैं यहाँ पर। एनर्जी वेरी कर रही है, एनर्जी के साथ चार्ज वेरी कर रहा है कैपेसिटर का, और फिर इसके साथ साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट भी वेरी कर रही। तीनों के वेरिएशन एक जैसे, फेज थोड़ा सा डिफरेंट है। फेज तीनों के डिफरेंट होते हैं, कभी चार्ज मैक्सिमम है तो करंट जीरो, कभी वो इतनी डिटेल आपके सिलेबस से बाहर है। लेकिन तीनों का वेरिएशन बिल्कुल वही का वही है, जैसे कि करंट का वेरिएशन साइन की फॉर्म में, वैसे ही चार्ज का, वैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी है। अगर इस सर्किट में कहीं भी कोई डेसिपेटिंग फोर्स ना हो, यानी कि चार्ज कहीं डेसिपेट ना हो रहा हो, एनर्जी डेसिपेट ना हो रही हो, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हर बार कैपेसिटर की जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। करंट के फ्लो के टाइम पर कुछ कैपेसिटर की एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और हमेशा किसी भी सिस्टम में, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, अगर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है हीट की फॉर्म में, तो फिर वो हीट सर्किट के बाहर चली जाती है, सिस्टम के बाहर चली जाती है, सिस्टम में वापस नहीं आती। तो हर बार थोड़ी थोड़ी एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती रहती। तो अगर आप इसके ऑसिलेशंस के ग्राफ आप ड्रॉ करने लगे, ऑसिलेशन का एक ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें टाइम के साथ में, वो आपका एनर्जी का वेरिएशन भी हो सकता है, वो आपका करंट का भी हो सकता है, चार्ज का भी हो सकता है। तीनों के वेरिएशन बिल्कुल एक जैसे टाइम के साथ साथ।
तीनों ही वेरिएशन हो सकते हैं, किसी एक का वेरिएशन बना देते हैं। हम बना लेते हैं क्या, एनर्जी। एनर्जी नहीं, मैं करंट का बना रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी का ग्राफ यहां से शुरू होगा। तो इनिशियली जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, करंट नहीं चल रही, जैसे आपने सर्किट फ्लो करा, करंट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर का चार्ज घटना शुरू हो गया, और करंट एक पीक वैल्यू के बाद में क्या हुई, वापस नीचे आनी शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में चली। क्यों? क्योंकि अब किसने ड्राइव करना शुरू कर दिया करंट को, इंडक्टर ने। और फिर करंट अपनी पीक वैल्यू तक पहुंची, और फिर वापस जीरो हो गई। ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। अगली साइकिल में थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, तो हर बार ये पीक क्या होगा, हर बार ये पीक आपका घटता चला जाएगा। हर बार ये पीक क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होंगे आपके ये ऑसिलेशंस, बिल्कुल डाई आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस ग्राफ में आपका जो ये टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, दिस इज कैपिटल टी टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड वेरी नहीं करना। ये टाइम पीरियड कैसा है, ये बिल्कुल सेम का सेम बना रहेगा। ये ग्राफ कभी एग्जाम में आता है बनाने के लिए, तो अक्सर मिस्टेक क्या होती है, इसमें मिस्टेक ये होती है, मतलब ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को भी लगातार क्या हो रहे हैं, डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। टाइम पीरियड डिक्रीज नहीं होता, टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं है चार्ज कितना है, एनर्जी कितनी है, हर बार सेम टाइम पीरियड में ऑसिलेशन होगा। तो ये ग्राफ आप बना लीजिए। अगर एनर्जी का ग्राफ बनाओगे कैपेसिटर की, तो यहां से स्टार्ट होगा,